नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस का लेक्चर नंबर 8। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 7 लेक्चर पढ़ चुके हैं। एक चीज़ और है दोस्तों, हो सकता है आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में 15-20 सेकंड तक वीडियो की क्वालिटी क्लियर ना मिले। आप वीडियो को एग्जिट मत कीजिएगा, 20-25 सेकंड के बाद वीडियो एकदम क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमने कंप्रेशन यूज़ किया है वीडियो को छोटा साइज़ करने के लिए। इसलिए आप शुरू में ही उसको देख के एग्जिट ना करें, 15-20 सेकंड वेट करें, उसके बाद वो वीडियो एकदम क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों, एक और चीज़ है, अभी NIACL के मेंस से पहले हमने करीबन 7 लेक्चर बनाए थे। उसके अंदर वो 60-70 क्वेश्चन नहीं थे, करीबन 200-250 क्वेश्चन थे, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैंने ऑप्शंस भी बताए थे और उन ऑप्शन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे भी आपको बताए थे। ये काफ़ी सारे रिसर्च के बाद मैंने क्वेश्चंस निकाले थे। NIACL के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं आ गए और बहुत सारे जो मैंने ऑप्शन से बताए थे कि ये क्वेश्चन आते हैं वो मैच किए हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि ये क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 लेक्चर और कंप्यूटर अवेयरनेस के बनेंगे, जिससे कि आपके मार्क्स पूरे आ जाएं। उसमें लगभग 95% या क्लोज टू 100% भी आप स्कोर कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें अगर आपको आता है तो आप स्कोर आराम से कर सकते हैं, लोगों से आगे जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही कंसेप्चुअल होते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको आंसर आया तो आपने सीधे मार दिया और आप आगे बढ़ सकते हैं और आसानी से नंबर ले सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है DPI स्टैंड्स फॉर। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है डॉट्स पर इंच। अभी डॉट्स पर इंच क्या होता है दोस्तों? प्रिंटिंग के अंदर जो हम आउटपुट रेजोल्यूशन प्रिंटर का हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो डॉट्स पर इंच में करते हैं। सपोज आपका एक कंप्यूटर में इमेज है, आप उसका प्रिंट ले रहे हैं। सपोज एक P है, एक कैपिटल P जो है वो हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले रहे हैं। बड़ा सा एक कैपिटल P बना देता हूं मैं आपके लिए। इसका हमने कंप्यूटर में ये इमेज है, हमने इसका प्रिंट लिया प्रिंटर पे। तो हम जब इसका प्रिंट लेंगे तो आपको पेज एकदम A4 में सपोज लिया है तो आपको ऐसा ही दिखेगा। तो दोस्तों, अगर हम इसको बहुत बड़ा करके देखें, अभी आप देख रहे हैं कि एकदम बहुत ज़्यादा एकदम ये एकदम क्लियर आपको दिख रहा है, पर अगर आप इसका सेक्शन लेंगे, इतना सा मान लीजिए सेक्शन लेंगे, तो ये लीजिए मैंने ऐसे बना दिया। अगर आप इसको भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, बहुत ज़्यादा पास से देखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन टेलीस्कोप, इस सब से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो आपको दिखेगा कि ये डॉट 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 ऐसे ऐसे करके है। ये क्लोज नहीं है, डॉट 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 है। तो ये डॉट 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 आप कितना है, हमने इसको बहुत ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बड़ा करके देखा है, तब हमें ऐसा दिखेगा। तो सपोज ये 1 इंच में जितने ज़्यादा डॉट होंगे उतना ही अच्छा रेजोल्यूशन होगा, उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी, उतना ही अच्छा प्रिंट आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जिसका डॉट्स पर इंच अच्छा है तो वो प्रिंटर अच्छी इमेज क्वालिटी देगा आपको। तो इस मान लीजिए इसी एरिया में, इस 1 इंच में मान लीजिए 1 2 3 4 डॉट दिख रहे हैं और इस 1 इंच के अंदर आपको 15 डॉट दिख रहे हैं, 10 डॉट दिख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इसका DPI अच्छा है, डॉट्स पर इंच इसका ज़्यादा है। इसका मतलब इसकी इमेज क्वालिटी होगी वो ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। तो आप ध्यान रखें, DPI स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच। ये प्रिंटिंग में यूज़ आता है, प्रिंटर का जब रेफरेंस हो तब हम इसका नाम लेते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, PPI, पिक्सल्स PPI, इसका होता है पिक्सल्स पर इंच। ये क्या है दोस्तों? हम लोग कहते हैं कि एक जो इमेज है, फोटोग्राफ या इमेज है जो हमारे कंप्यूटर में है, तो उसका रेजोल्यूशन जो क्या है वो हम कहेंगे पिक्सल्स पर इंच। मतलब 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स हैं, ये 1 इंच है मान लीजिए, ये भी 1 इंच है, तो इसके अंदर कितने पिक्सल्स हैं। अगर पिक्सल्स ज़्यादा हैं तो इमेज क्वालिटी अच्छी, अगर पिक्सल्स कम हैं तो हम कहते हैं ना कि ये जो है फटी हुई इमेज है, अगर हम उसको जूम करेंगे तो इमेज की क्वालिटी घट जाती है। हम उसको कंप्यूटर में जूम करते हैं तो इमेज की क्वालिटी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है, पिक्सल्स जो है वो दूर दूर हो जाते हैं। तो जिसके जितने ज़्यादा पिक्सल्स उतनी ही अच्छी फोटोग्राफ या इमेज की क्वालिटी होगी। तो पिक्सल्स पर इंच दरअसल हम फोटोग्राफ या क्या कहते हैं आपका इमेज के लिए यूज़ करते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर में है, इसलिए हम उसको इनपुट जो है उसके लिए यूज़ करते हैं पिक्सल्स पर इंच। और DPI क्या है, एक आउटपुट है। आउटपुट ऑफ द प्रिंटर इज
हम उसको मेज़र करने के लिए या प्रिंटर की इमेज की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, DPI टर्म यूज़ करते हैं। अगला आप क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आता है। मैं आपको एक डायग्राम से इसको क्लियर करूँगा। ये देखिए, आप देख रहे हैं मैंने एक CD बनाई है, CD लग नहीं रही है पर मान लीजिए ये है, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तब भी आप देखिए ये एक मैंने CD बनाई हुई है। उसके अंदर आप देखते हैं CD के अंदर क्या है, एक सेंट्रल होल होता है। उसके बाद बस ये ऐसे ही आपको दिखाई देता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। अभी मैंने क्या किया है, CD के जो ये सरफेस है, इसमें मैंने गोल गोल, आपने देखा होगा, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा और ये रहा चौथा, मैंने ऐसे बना दिया। ऐसे बहुत सारे ऐसे गोले होंगे, पर मैंने रेफरेंस के लिए अभी सिर्फ 1 2 3 4, इसको मैंने अंदर वाले को 0 नाम दिया है अंदर करके, इसको 1 दिया है, इसको 2 दिया है और इसको 3 दिया है। तो ये सर्कुलर जो रिंग्स हैं, ये मैंने क्या कहा है, इनको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं ट्रैक्स। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या किया है, इस डिस्क को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं सर्कल के अंदर ये जो इतना आर्क जो ये बनाती है, एरिया बनाती है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, सेक्टर। तो हमने ये डिस्क सेक्टर्स बना लिए, मतलब ये भी आता है एग्जाम में कि सेक्टर्स क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं 0, मैंने अभी 8 पार्ट्स में बांटा है, तो ये जो है ये पहला सेक्टर 0 ले लिया, 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। मतलब मैंने इस इमेज में आपको समझाने के लिए क्या बोला है, सेक्टर्स क्या हैं, 0 to 7। ठीक है, 0 to 7। और ट्रैक्स मैंने कितने लिए हैं, 0 से लेके 3 तक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितने ट्रैक्स मैंने लिए हैं, 4 ट्रैक लिए हैं, 0 1 2 3, 0 1 2 और 3, और सेक्टर्स लिए हैं मैंने 8, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों आप देखते हैं, जब भी आप CD डालते हैं तो फिर आपका एक हेड होता है जो इसको रीड करता है, ये घूमती है, रोटेट करती है, एक ये हेड लगा होता है। ये हेड जैसे ही इसके ऊपर लगता है तो वो आपका गाना बजने लगता है या कुछ इस तरह से बजने लगता है। सपोज मान लीजिए आपका जो हेड है, इसको हम लोग रीड राइट हेड कहते हैं। क्या कहते हैं, रीड या राइट हेड। ये ध्यान रखिएगा, एक ये ऐसा होगा, सपोज ये एक पॉइंटिंग है, इसका ये पॉइंट होता है जिसपे ये फिर पॉइंट यहाँ है, ये रोटेट करेगी तो फिर गाना आपका बजने लगेगा। इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो रीड राइट हेड याद रखिए। अब क्या होता है, सपोज ये जो रीड राइट हेड है वो यहाँ पड़ा हुआ है, इसको मैं कहूँगा इधर वाले पॉइंट पे। तो आप देखेंगे ये क्या है, 0। ट्रैक क्या है, मैं क्या कुछ भी कोऑर्डिनेट्स कहूँगा तो मैं कहूँगा ट्रैक और सेक्टर। इसके टर्म्स में मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए रीड राइट हेड जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे ट्रैक कौन सा है, 0। आप सेक्टर देखेंगे तो अभी कौन सा है, ये देखिए इस सेक्टर में है, तो ये सेक्टर नंबर 0। अभी आपका ये जो है इनिशियल पोजीशन जो है रीड राइट हेड की वो 0 0 है, मतलब 0 ट्रैक पे है और 0 सेक्टर पे है। दोस्तों मान लीजिए अभी अब मेरा एक गाना दिलवाले दुल्हनिया का है, वो गाना मेरा जो है ट्रैक नंबर 2 है। अब मुझे वो गाने की मेरे को सुनने की इच्छा है, तो मैंने कंप्यूटर पे क्या किया, मैंने उसको बोला कि ट्रैक नंबर 2 को प्ले करो। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया तो अंदर जो है क्या होगा, कंप्यूटर इसको इंस्ट्रक्शन देगा कि अपना प्रोसेसर इसको इंस्ट्रक्शन देगा कि आप जो है ये रीड राइट हेड जो आपका यहाँ पड़ा हुआ है इसको आप 2 नंबर पे लेके जाइए। तो सबसे पहले क्या होगा, रीड राइट हेड जो है वो 0 से सेकंड नंबर के ट्रैक पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ट्रैक नंबर 2। और आप देखेंगे, सॉरी अभी ये 2 पे जाना चाहता है ना, तो ये ऐसे ही मूव करेगा और यहाँ 2 पे आ जाएगा, ट्रैक नंबर 2 पे ये फाइनली आ गया। तो आप देखेंगे ट्रैक नंबर 2 और सेक्टर क्या है, 0। ठीक है ना। तो ये जो टाइम जो कि रीड राइट हेड को ट्रैक नंबर 0 से लेके ट्रैक नंबर 2 में जाने में लगा, इसको हम लोग कहते हैं सीक टाइम। क्या कहते हैं दोस्तों, सीक टाइम। ठीक है, तो अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं अभी पर हमारे को क्या है, हमारा ट्रैक इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, 2,1 पे पड़ा हुआ है, मतलब सेक्टर नंबर 1 में पड़ा है। अब क्या होगा कि अभी हमारा जो रीड राइट हेड है वो 0 से चल के इधर तो आ गया। अब मुझे मेरा गाना जो है वो इधर पड़ा हुआ है, यहाँ इस वाले पार्ट में है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रीड राइट हेड को इस वाले सेक्टर पे लेके आना पड़ेगा। अभी हमारा सेक्टर क्या है, 0 है। अब मुझे सेक्टर नंबर 1 पे आना पड़ेगा। तो ये जो टाइम लगा
रीड राइट हेड को सेक्टर नंबर 0 से 1 तक आने में, पहले तो वो आ गया अपना क्या कहते हैं ट्रैक पे 0 से 2 पे, तो ये कौन सा टाइम जो उसको लगा रीड राइट हेड को उस वहां तक आने में, वो हो गया सीक टाइम। अब सेक्टर उस वाले डिजायर्ड सेक्टर तक जाने के लिए जो उसको टाइम लगेगा उसको कहेंगे लेटेंसी टाइम। मतलब कि 2,0 से, अभी तो ट्रैक तो 2 ही चल रहा है और मुझे सेक्टर नंबर 1 पे आना है, तो ये जो टाइम लगा 2,0 से लेके 2,1 तक आने में, मतलब कि ट्रैक नंबर 2 पे ही सेक्टर नंबर 0 से सेक्टर नंबर 1 तक आने में जो टाइम लगा उसको कहते हैं लेटेंसी टाइम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने में जो रीड राइट हेड को टाइम लगता है उसको कहते हैं लेटेंसी टाइम। आप क्वेश्चन देखेंगे तो यही पूछा है डैश इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ सेक्टर टू रीच बिलो रीड राइट हेड। और ये ध्यान रखिए रीड राइट हेड नहीं जाता है, रीड राइट हेड वहीं पे पड़ा हुआ है, आपका डिस्क मूव करती है। आपने देखा होगा हमेशा डिस्क रीड होती है, तो मैं उल्टा बोल दिया समझाने के लिए, पर ये ध्यान रखिए रीड राइट हेड पड़ा रहेगा और ये आपका घूमेगा, डिस्क घूमेगा। ठीक है, तो इसको मैं कहूंगा लेटेंसी टाइम, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम आपका क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। एक्सेस टाइम क्या होता है, दैट इज सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। ये ध्यान रखिए, किसी भी डिस्क को कितनी जल्दी जो है वो रीड करके कंप्यूटर जो है वो रीड कर रहा है, डिस्क को रीड कर रहा है और कितनी जल्दी वो दोबारा उसका रिप्लाई कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, ये एक्सेस टाइम बताता है। एक्सेस टाइम अगर कम है इसका मतलब कि क्या है, सीक टाइम ट्रैक से उस ट्रैक पर जाने पे भी कम समय लगा और लेटेंसी टाइम मतलब यहां से यहां तक आने में भी उसको कम लगा। जितना कम टाइम उतना ही अच्छा डिस्क रीडिंग कैपेसिटी या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी अच्छी। ठीक है, तो अब आप देखेंगे मैंने आपको क्या बोला, 0,0 से ट्रैक नंबर 2 से और सेक्टर नंबर 0 में जो आने में टाइम लगा वो क्या है, सीक टाइम। और 2,0 से 2,1 तक जो आने में टाइम लगा इसको कहते हैं हम लोग लेटेंसी टाइम। और ये दोनों को मतलब ट्रैक नंबर 0,0 से लेके जो हमारा डिजायर्ड था 2,1 यहां तक आने में जो पूरा टाइम लगा वो कितना है, वो एक्सेस टाइम है, यानी कि सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। ठीक है, तो जितना अच्छा सीक टाइम, जितना कम एक्सेस टाइम या रिस्पॉन्स टाइम, उतना ही अच्छा जो है जो इट रेफर्स टू हाउ फास्ट द डिस्क कैन लोकेट एंड बिगिन रिट्रीविंग अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और ट्रांसफर दैट डेटा टू द सीपीयू। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आप थोड़ा बहुत ये भी समझ गए होंगे कि कितना इसमें हमने 4 ही चीजें सीखी, क्या ट्रैक क्या होते हैं, सेक्टर्स क्या होते हैं, सीक टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है और एक्सेस टाइम क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए। ये आते हैं क्वेश्चंस। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप इसको आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब ये अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल भी है, देखने से कुछ नहीं लग रहा है पर ये है अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने अब इतना बड़ा डायग्राम बना दिया, अब आपको लगेगा ये क्या कर दिया है, ये क्या है क्या नहीं, हमें क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों आपको ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, पर आपको समझ में अगर आ जाएगा तो आप ये डायग्राम भी याद मत रखिए, पर एक बार जो हम समझ के याद करते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, हम यहाँ पे कंप्यूटर की कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है और हमें कोई यहाँ पे रिसर्च करनी नहीं है। ठीक है, तो जितना बताया जाए आप उतना ही पढ़िए, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम निकालना है, हमें रिसर्च नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया है वर्चुअल मेमोरी क्या है। वर्चुअल मेमोरी इज, और 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दे दिए हैं, नन ऑफ दीज हटा दीजिए, अभी 4 ऑप्शन आप देख लीजिए क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा मैं वर्चुअल मेमोरी के बारे में, पेजेस के बारे में, पेज फॉल्ट के बारे में, पेज टेबल के बारे में, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, और 2-4 चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो आपकी रिवाइज भी हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, क्या था 60s और 70s के ज़माने में कंप्यूटर मेमोरी जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी, और कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हुआ करते थे, एप्लीकेशंस हुआ करते थे जिनको मेमोरी ज़्यादा लगती थी। तो अब आप देखेंगे रियल मेमोरी जो है वो कम थी पर प्रोग्राम को ज़्यादा चाहिए थी, तो अब क्या करना पड़ेगा, उनको एक्स्ट्रा मेमोरी खरीदनी पड़ेगी। पर क्या है, एक्स्ट्रा मेमोरी खरीदेंगे तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा ना, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट लाया गया वर्चुअल मेमोरी का। अब ये वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, एक बार आप थोड़ा सा समझिए।
मान लीजिए ये एक प्रोग्राम है जिसको बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए इसको 5 GB डेटा चाहिए, प्रोग्राम को 5 GB डेटा चाहिए। अब हमारे पास जो फिजिकल रैम है, कंप्यूटर की रैम है, वो है 2 GB की। हम रैम को ही प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि कंप्यूटर जो डायरेक्टली एक्सेस करता है उसी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो कंप्यूटर विच द मेमोरी विच कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द कंप्यूटर इज प्राइमरी मेमोरी, एंड दैट मेमोरी विच द कंप्यूटर कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस, जो ऐसी मेमोरी जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है हार्ड डिस्क। आपकी जो हार्ड डिस्क होती है वो एक सेकेंडरी मेमोरी है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता, और रैम जो होती है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेस करता है। अब देखिए, प्रोग्राम मांग रहा है कि हमें 5 GB का डेटा चाहिए, पर रैम तो साला 2 ही GB, रैम तो जो है आपका 2 ही GB है। तो अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो रैम तो सारा 2 ही GB है, रैम आपके पास फिर 2 GB है, तो और हार्ड डिस्क मान लीजिए इसमें जो मेमोरी है वो 3 GB है। तो आप टोटल देखेंगे यहाँ पे हार्ड डिस्क, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी मिला के 5 GB हो रहा है, और प्रोग्राम को भी 5 GB है चाहिए। तो दोस्तों हमारे इन्वेंटर्स ने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी को जोड़ दें, जोड़ के प्रोग्राम को ऐसा दिखना चाहिए, मैंने देखिए यहाँ पे आई बनाई है, मतलब प्रोग्राम की तरह नज़र से देखें तो प्रोग्राम को ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी अलग अलग ना दिख के एक कंटिन्यूअस मेमोरी दिखे कि ये पूरा का पूरा एक ही मेमोरी है, ये एक ही रियल मेमोरी है। तो ये काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को उन्होंने और स्ट्रांग बनाया, और ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा कि प्रोग्राम को इस तरह से दिखाओ कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो एक ही कंटिन्यूअस मेमोरी है, इन दोनों का मिला के पूरा 5 GB है। प्रोग्राम को ये नहीं पता चलना चाहिए कि रैम, प्राइमरी और ये सेकेंडरी जो है वो अलग अलग है, वहाँ अलग अलग जगह से डेटा आ रहा है। तो ये जो OS और ये प्रोसेसर में जो ये हार्डवेयर है जिसके थ्रू ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मतलब कि इन रियल मेमोरी को आप कैसे मैप कर रहे हैं वर्चुअली, इसी को, ये सारा जो हार्डवेयर यूज होता है थ्रू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसी को हम लोग कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्या होता है, सपोज मान लीजिए अब क्या होता है कि इसको मान लीजिए प्रोग्राम की कुछ इंस्ट्रक्शंस है, इसके अंदर वो डेटा भी मांगेगा, इसने कुछ इंस्ट्रक्शन नंबर 1 मांगी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ इंस्ट्रक्शन कुछ एग्जीक्यूट हुई, उसने बोला भाई हमें अंकित चाहिए। तो अब क्या होगा, अंकित तो यहाँ प्राइमरी मेमोरी में नहीं है, कंप्यूटर डायरेक्टली रैम में जाएगा तो वहाँ नहीं है। तो क्या होगा फिर, अब क्योंकि रैम के अंदर नहीं मिला तो क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी से OS क्या करेगा, सेकेंडरी मेमोरी से यहां पर इसको अंकित को ले आएगा। प्रोग्राम को ये नहीं पता चलेगा कि ये अलग से सेकेंडरी मेमोरी से बुलाया गया है, उसको तो यही लगेगा कि नहीं ये यहीं पर है, कंटिन्यूअस मेमोरी के अंदर ही कहीं ना कहीं है। अब दूसरी इंस्ट्रक्शन में राहुल को बुला लिया, राहुल भी आ गया। तीसरी इंस्ट्रक्शन में राम को बुला लिया, सीता को बुला लिया, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे करके सबको बुला लिया, तो ये रैम में कॉपी हो जाती है। तो दोस्तों ये जो डेटा हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेते हैं, ये दरअसल जो डेटा लिया जाता है ये पेजिंग टेक्निक के थ्रू लिया जाता है। जो भी ये ब्लॉक्स लिए जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं, उनको पेजेस के फॉर्म में यहाँ पे लाया जाता है। इसी टेक्निक को हम लोग पेजिंग कहते हैं। और ये पेजिंग कैसे इंप्लीमेंट होती है, पेज टेबल। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ कॉपी हुआ, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन पेज टेबल में चली जाएगी कि अंकित यहाँ पर आ चुका है, इस एड्रेस को यहाँ पे वो लिख देगा। प्रोग्राम इसको पेज टेबल को रेफर करेगा, डायरेक्टली इसमें ना जाके पेज टेबल को रेफर करेगा, देखेगा अंकित का एड्रेस यहाँ है तो वो यहाँ से इसको ले लेगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक एक करके ये पूरा का पूरा पेज टेबल भर गया, अंकित, राम, यहाँ सबका एड्रेस भर गया। अब क्या होगा, और ये भी पूरा भर गया। ठीक है, अब मान लीजिए कंप्यूटर को कुछ और डेटा, कुछ और ऐसा है, बार बार अंकित आ रहा है, राहुल आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है अंकित उसको दोबारा यूज आए, दोबारा उसको राहुल यूज आए, दोबारा उसको राम यूज आए, दोबारा उसको सीता यूज आए, दोबारा उसका लक्ष्मण यूज आए, ये बार बार आ रहा है। मतलब कि ये क्या हो रहा है कि बार बार उसको अपडेट करना पड़ रहा है। क्या होता है दरअसल, जैसे ही प्रोग्राम उसको मांगता है तो अगर वो उसको रैम में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो एक पेज फॉल्ट रेज करता है कि अरे ये पेज में नहीं है, तो एक फॉल्ट निकाल देता है कि यहाँ पे ये नहीं है। तो जैसे ही ऐसा करता है तो ये जो
इंस्ट्रक्शन अभी क्या, जो भी प्रोग्राम के ऊपर सारा कंट्रोल था ना, सारा कंट्रोलिंग जो चल रही थी वो प्रोग्राम कर रहा था। जैसे ही पेज फॉल्ट आ जाता है कि ये पेज में नहीं है, तो सारा कंट्रोल प्रोग्राम से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सीधे जो है यहाँ से डेटा यहाँ पे लेके फिर जाता है। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे डेटा बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, कई बार डेटा बहुत सारे आएंगे वापस जाएंगे, आएंगे वापस जाएंगे, क्योंकि ये तो लिमिटेड स्पेस है ना, क्योंकि कंप्यूटर तो डायरेक्टली इसको एक्सेस कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से निकाल के बस इसमें अपडेट करता जा रहा है। तो बार बार पेज फॉल्ट बचाने के लिए क्या होता है, सपोज मान लीजिए इन सारी इंस्ट्रक्शंस में ये पांचों लोग बार बार यूज आ रहे हैं, पर ये विवेक यूज नहीं आ रहा। विवेक एक ही बार यूज आया था, यहाँ पड़ा हुआ है, तो ये स्पेस विवेक ने फालतू खा रखी है ना। तो ओएस क्या करता है कि है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका क्या करता है कि ये विवेक देखता है कि अरे यार ये तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, ये तो यूज ही नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो वो क्या करता है इसकी जगह पे है ना कुछ ऐसे वाले को घुसा देता है जो बार बार यूज हो रहा हो। इससे क्या होगा, कंप्यूटर ये देखेगा, इस पर रेफर करेगा तो देखेगा कि तो यहीं पे है, तो वो पेज फॉल्ट को रेज नहीं करेगा कि फॉल्ट ऐसा कुछ करके रेज नहीं करेगा, क्योंकि प्रोग्राम से बार बार ओएस पे जाने में जो ये टाइम लग रहा है ये वेस्टेज ही है ना टाइम। इससे क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्पीड कम हो जाएगी ना। इसीलिए जो आपका ये पेज फॉल्ट टेक्निक है वो ये यूज होती है, और ये जो मेमोरी मेथड है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, ये इस चीज़ का ध्यान रखता है कि जो ये पेज फॉल्ट हो वो कम से कम हो। इसीलिए वो क्या करते हैं, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम, जो लीस्ट यूज हो रहा है उसको वहां से हटा देते हैं। ये एक एल्गोरिदम होती है जो पेजिंग में यूज आती है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है ना। तो उन लोगों को हटा देता है जो बहुत कम यूज आते हैं, और जो बहुत ज्यादा यूज आ रहे हैं उसको वहां पे वो संभाल के रखता है। ये सारा लॉजिक जो कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम लगाता है। तो आप देखेंगे वर्चुअल मेमोरी इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट, ये तो ऐसा नहीं है, सिंपल तो नहीं है। आप देखेंगे इसके लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए। जरा दूसरा ऑप्शन देखिए, यूज्ड इन ऑल मेजर कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यही आंसर हो जाएगा। हाँ, ये मेजरली आजकल हर कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का इम्प्लीमेंटेशन यूज होता है। थर्ड क्या ऑप्शन है, लेस एफिशिएंट इन यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। अरे हम तो मेमोरी का और अच्छा यूटिलाइजेशन करने के लिए ही तो वर्चुअल मेमोरी का यूज कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत। सिंपल टू इम्प्लीमेंट गलत। यूजफुल व्हेन फास्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर नॉट अवेलेबल, इसका इससे कोई रेफरेंस नहीं, इसको छोड़ दीजिए। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आपने देखा कि हम लोगों ने जो पढ़ा है इससे हमने इसको सिर्फ रटने के बजाय हमने इसको समझा है, तो अब हमें अच्छे से याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। द मेन रीजन टू इनक्रिप्ट अ फाइल, मेन रीजन इंक्रिप्शन का क्या होता है। इनक्रिप्ट मतलब क्या होता है कि डेटा को सीधी तरीके से ना दिखाना। सपोज आपने यहाँ से किसी को कुछ भेजा है और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, आप नहीं चाहते कि कोई बीच में से उसको देख सके या दूसरे एंड पे कोई है उसको देख सके, तो आप क्या करेंगे, डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजेंगे। उसको कुछ इस तरह से भेजेंगे कि सामने वाले के पास अगर कुछ उसका डिकोड करने का कोई मेथड हो, डिक्रिप्टर हो, तभी वो उसको पढ़ सकता है मैसेज को। मतलब कि जिसको मैसेज भेजा गया है वही इंटेंडेड आदमी को ही वो मैसेज मिले, इसके लिए इंक्रिप्शन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेटवर्क में भी आप देखते हैं कोई भी डेटा हम लोग भेजते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब इनक्रिप्टेड डेटा होता है, ताकि कोई नेटवर्क में उससे छेड़खानी न कर सके, हैकर्स ना आ सकें। तो इंक्रिप्शन किस लिए होता है, इट इज़ मेन रीज़न क्या है, उसको सिक्योर करना फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है। रिड्यूस इट साइज, आप जानते हैं उसके लिए क्या यूज़ होता है, कंप्रेशन। ये क्वेश्चन आता है कि क्या है, व्हाट इज़ कंप्रेशन, तो रिड्यूस, किसी भी इसका साइज को रिड्यूस करने का, ताकि वो आराम से ट्रांसमिट हो जाए, इसलिए उसको कंप्रेशन कहते हैं। प्रिपेयर इट फॉर बैकअप, और ये सब बहुत ही इररिलेवेंट है। आंसर इसका क्या होगा, इंक्रिप्शन क्यों करते हैं, सिक्योर करने के लिए, ताकि ट्रांसमिशन में कोई ट्रांसमिट आराम से हो जाए, इफेक्टिवली हो जाए, कोई बीच में उसको हैक ना करे, कोई उसको नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे, और इंटेंडेड यूज़र के पास वो पहुँचे जो भी हम भेज रहे हैं। अगला आप सवाल देखेंगे, इसका आंसर मैं पहले टिक कर देता हूँ, फोर्थ का 2 है। LRU, अभी मैंने आपको समझाया, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। मैंने आपको बताया ना, मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी करता है वो ब्लॉक्स ऑफ साइजेस करता है, जिसको हम लोग पेजेस कहते हैं। तो उन पेजेस को रिप्लेस कैसे किया जाता है, वो हम लोग यूज करते हैं लीस्ट रिसेंटली यूज, जो सबसे कम यूज हो रहा है और बहुत ही देर बाद यूज हो रहा है, ऐसे वाले डेटा को हम, ऐसे वाले पेज को हटा देते हैं।
ऐसा एल्गोरिदम बनता है उसी को हम लोग कहते हैं लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। देखिए आप क्वेश्चन तो आप याद करने के बजाय आप उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया है पेज फॉल्ट का, पेजिंग का। उसी में ही पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी ही होती है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पॉलिसी यूज़ करता है। सबसे इफेक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एल्गोरिदम्स होता है वर्चुअल मेमोरी की इम्प्लीमेंटेशन में। अगला आप देखेंगे अ टेक्निक फॉर डायरेक्ट सर्च। अभी डायरेक्ट सर्च और ये सब कहाँ आते हैं दोस्तों? ये डेटा स्ट्रक्चर, एक कंप्यूटर लैंग्वेज में आप इंजीनियरिंग में आप देखेंगे एक डेटा स्ट्रक्चर्स करके एक सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर बहुत यूज़ होता है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, आप इसमें पढ़ें ना, क्योंकि आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना ही पढ़ें। तो डायरेक्ट सर्च मतलब किसी भी डेटा को सर्च करने के लिए क्या चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए, अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे एक बार लीनियर सर्च बता देता हूँ। लीनियर सर्च क्या होता है, इसको हम लोग सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। सपोज मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है, इसके अंदर 100 लोगों के नाम हैं, आपके पास अंकित नाम का एक लड़का है, आप इसको अंकित नाम को इस पूरे डेटाबेस में सर्च करना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा लीनियर सर्च, अंकित को पहले से फर्स्ट से कंपैरिजन करेगा, अगर उसमें नहीं मिला तो सेकंड से कंपैरिजन करेगा, थर्ड से करेगा, फोर्थ से करेगा, जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक वो कंपैरिजन करता जाएगा, जब तक कि कोई मैच ना मिले। तो हम इसको कह सकते हैं लीनियर सर्च कह सकते हैं। जब तक टारगेट वैल्यू ना मिले तब तक वो आपका सर्च करता रहेगा सीक्वेंशियली। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कितने सारे कंपैरिजन्स करे जा रहे हैं कि इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। जितना अगर डेटा लास्ट में होगा तो इतना टाइम लगेगा सर्च करने में, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है लीनियर सर्च, ठीक है ना। उसके बाद एक बाइनरी सर्च करके आता है, उसके अंदर क्या होता है, दो में डिवाइड हो जाता है, ऊपर एक लोअर एक हायर, हायर एक लोअर, कि इसमें डेटा नहीं होगा इस वाले में ही होगा, मतलब फिर उसका भी नीचे वाले का भी दो पार्ट कर देते हैं, इसमें होगा कि इसमें नहीं होगा। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ कंपैरिजंस बाइनरी में कम होंगे कंपेयर टू लीनियर। आप बाकी सब में ना घुसें, आप बस इतना ध्यान रखें, यहाँ आपको कुछ बता रहा हूँ, हैशिंग इज ग्रेटर देन ट्री सर्च इज ग्रेटर देन बाइनरी, और सबसे खराब कौन सा है, लीनियर। मतलब कि सबसे अच्छा इफेक्टिव कौन सा होगा, हैशिंग होगा। हैशिंग, एक और क्वेश्चन आता है कि हैशिंग जो टेक्निक यूज होती है वो हैश टेबल्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है। जैसे पेजिंग मैंने बताया था पेज टेबल्स में, इसी तरह हैशिंग जो टेक्निक होती है सर्च की वो हैश टेबल्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। और ट्री सर्च होता है, उसके बाद इफेक्टिव, उसके बाद बाइनरी, उसके बाद लीनियर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये याद ही कर लीजिए, इसके बारे में ज़्यादा मत घुसिए क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें आप पढ़ेंगे और आपके किसी काम का नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये सब डेटा स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन ये भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा स्ट्रक्चर, तो आप कर सकते हैं ट्री और ये सब क्या है, डेटा स्ट्रक्चर से, ठीक है। अगला सवाल आप देखेंगे, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स विद एंड यूजर्स application software and computer hardware to handle the majority of technical details। दोस्तों ये मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ, 2 बार 3 बार ये रिपीट हो चुका है। लैंग्वेज चेंज होकर आई है पर आंसर वही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका आंसर होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ मैनेज करता है, ये यूज़र के साथ इंटरेक्शन कराता है कंप्यूटर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, जो भी प्रिंटर, इन सब के बीच में आपस में कैसे कम्युनिकेशन है, ये सब कौन मैनेज करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मेन सॉफ्टवेयर विच इज अ डायरेक्ट क्या है, इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर एंड बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ये सारा कम्युनिकेशन कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला आप सवाल देखेंगे, द एक्रोनियम DBMS स्टैंड्स फॉर, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका आंसर होगा। पहले मैं इसका आंसर टिक कर देता हूं, इसका आंसर होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए डेटाबेस क्या होता है, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस कोई भी ऐसा नहीं कि ऐसा ये 1 ये 2 ये हो गया आपका अंकित, ये हो गया दिल्ली, ये सब आप देखेंगे कोई रिलेशन नहीं है। तो आप देखेंगे हम इसको अगर ऑर्गेनाइज करें तो 1 और 2 जो है नंबर्स का डेटाबेस बन गया अंकित, और यहाँ पे आप ले लीजिए एक ये ले लीजिए मानसी, उसके बाद हो गया आपका एक राम ले लीजिए। ये सब क्या है, अंकित, मानसी, राम, ये सब क्या है आपके, ये हमने नाम का एक डेटाबेस बना लिया, एक नंबर्स का डेटाबेस बना लिया। इसी तरह हम प्लेसेस का भी डेटाबेस बना लेंगे। तो ये क्या है, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा।
उसके बाद हम बात करें तो इस डेटाबेस को जो मैनेज करता है सॉफ्टवेयर, उसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल्स आप जानते हैं क्या क्या आ सकते हैं। MySQL एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ओरेकल साइबेस एक डेटाबेस DBMS सॉफ्टवेयर है, एक IBM DB2 एक सॉफ्टवेयर है। ये सब आप ध्यान रखें, क्वेश्चंस में आते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला आप देखेंगे कंप्यूटर दैट इज ऑन अ नेटवर्क इज, इसका आंसर होता है दोस्तों नोड। यही टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि नोड और क्या है, दे आर डिवाइसेस या डेटा पॉइंट्स ऑन नेटवर्क। जैसे कि कंप्यूटर हो गया, पर्सनल कंप्यूटर, सेलफोन, प्रिंटर, ये सब क्या है, किसी भी नेटवर्क में एक नोड्स का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम दोस्तों अगले लेक्चर में मिलते हैं। अब इसका भी आंसर कर देता हूं। तो मैंने आपको क्या बताया था, नोड्स हैं ये। नोड्स क्या है, आपका डिवाइसेस या डेटा पॉइंट्स हैं जो नेटवर्क पे हैं। कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क हो, चाहे वो लैन हो, चाहे वो वैन हो, इंटरनेट हो, कुछ भी हो, उस सब में जो भी पॉइंट्स होंगे जो कम्युनिकेट करते हैं आपस में, उनको हम लोग क्या कहते हैं, नोड्स। जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर, सेलफोन, प्रिंटर, ये सारे आपके नोड्स हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस, आपके लिए हम आगे भी वीडियो लेके आते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक आपको एग्ज़ाम्स के लिए, पढ़ते रहें। और एग्ज़ाम्स अभी सर पे आने ही हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करें और स्मार्टली तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।